नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज करेंगे भारत दौरा। एनएसए अजित डोभाल से होगी अहम मुलाकात। दोनों देशों के बीच रणनीति मुद्दे पर चर्चा। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की पीएम मोदी से मुलाकात। आज 25 अगस्त को लखनऊ आएंगे शुभांशु शुक्ला। और आज शाम 6 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर होगी बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगी चर्चा। लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला पर विशेष चर्चा। जितेंद्र सिंह बोले, जब देश अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा, विपक्ष नारेबाजी कर रहा। गुजरात में 2 कारें टकराने से 8 लोग जिंदा जले। सुरेंद्र नगर हाईवे पर हुआ हादसा। मरने वालों में 10 महीने की बच्ची भी शामिल। और वहीं मुंबई में भारी बारिश, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, कई इलाकों में जाम। हिमाचल में 400 सड़कें बंद। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे टूटा। आप हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर शाम 6 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक होने जा रही है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बैठक में चर्चा की जाएगी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। तो दिल्ली से आपको यह खबर बता रहे हैं, शाम 6 बजे के करीब बैठक होगी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक की जानी है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बैठक में चर्चा होगी और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। तो बैठक ये शाम 6 बजे होगी। एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक है जिसमें से उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की जानी है। तो कई अहम जो लीडर्स हैं इसमें शामिल होंगे। शाम 6 बजे बैठक होगी। और विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ इसी खबर पर है। अखिलेश, शाम के 6 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक होने जा रही है और ये माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बैठक होगी। इस पर चर्चा भी की जानी है। क्या कुछ और खास रहने वाला है? उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन एनडीए के कैंडिडेट के राधाकृष्णन के तरफ से किया जाना है। इसको लेकर एनडीए के सभी नेताओं की एक साथ बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ये रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से एनडीए के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर एक साथ जब वो नामांकन दाखिल होगा उसमें सभी को मौजूद रहना। और खासकर ये पहले से तय कर लिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति के नाम के पद की घोषणा की जाएगी। इसी को लेकर आज शाम को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर मीटिंग होगी और मीटिंग में तय किया जाना है कि कब नामांकन होगा और नामांकन के प्रस्तावक एनडीए की कौन कौन सी पार्टी के नेता रहेंगे और कौन कौन से उस नामांकन के समय उपस्थित रहेंगे। इसको लेकर एनडीए की फ्लोर मीटिंग तय किया जाना है। उसमें जो महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के पद के लिए कैंडिडेट एनडीए ने बनाया है, इसी को लेकर बैठक होगी। हालांकि इसी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लगाया गया है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करें और उस पर एक राय और एक सहमति बना ले ताकि विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई कैंडिडेट न उतारा जाए। इसको लेकर भी एक रणनीति आज तय की जाएगी जब एनडीए के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर करीब 5:30 बजे के आसपास मीटिंग का समय दिया गया है और फिलहाल ये देखना होगा इस फ्लोर मीटिंग्स में प्रस्तावक के नाम कौन तय होते हैं, प्रस्तावक के बाद इसमें नामांकन की तिथि क्या होती है और नामांकन कराने कौन कौन जाएगा। इन तमाम चीजों की चर्चा के साथ ही साथ एक और चर्चा होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करने के लिए राजनाथ सिंह को नामित किया जाएगा कि वो विपक्षी जो एकता है और उस गठबंधन है उससे बात करें और ये राय बनाने की कोशिश करें कि वो विपक्ष भी इस नाम पर सहमति हो जाए ताकि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव ना हो, निर्विरोध उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव हो जाए। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अखिलेश।
फिलहाल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक होगी और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बैठक पर चर्चा भी की जाएगी। और दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज भारत दौरा करेंगे। एनएसए अजीत डोभाल से अहम मुलाकात भी होगी। दोनों देशों के बीच रणनीतिक मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना। ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बीच बढ़ती हलचल और अमेरिका भारत व्यापार तनाव के बीच चीन की सक्रियता देखी जा रही है और भारत चीन संबंधों में नया मोड़ आने की उम्मीद भी बताई जा रही है। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की दोनों देशों के बीच रणनीतिक मुद्दे पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है और ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बीच बढ़ती हलचल। और दिल्ली से खबर सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सीईसी पर महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। बड़ी खबर इस वक्त की इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी आपको दे रहे हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए विपक्ष एकजुट है और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की ये खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। तो महाभियोग पर चर्चा, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर चर्चा, चूंकि चर्चा की तैयारी विपक्ष कर रहा है और सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं। और लखनऊ में 2 एसीपी के ट्रांसफर हुए हैं और ऋषभ यादव बने हैं एसीपी अलीगंज। अंकित कुमार को मिली महानगर की कमान। अभिनव को साइबर क्राइम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है और ट्रैफिक के साथ अब साइबर क्राइम भी अभिनव की जिम्मेदारी होगी। उनके जिम्मे सौंपा गया है। पुलिस कमिश्नर ने ट्रांसफर के आदेश भी किए हैं। और लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को लाभ देगा। एसजीपीजीआई को एसबीआई फाउंडेशन से 10 करोड़ की मदद। और योगी ने एसबीआई फाउंडेशन आईसीयू प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी किया है। वहीं लोनीहाट में अब तक 300 से अधिक बच्चों की सर्जरी हो चुकी है और हृदय से जूझ रहे बच्चों को बड़ा लाभ भी मिलेगा। सलोनी हार्ट सेंटर का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। आईसीयू की क्षमता में विस्तार होगा और इलाज में इजाफा भी होगा। सेंटर हजारों परिवारों की उम्मीद भी बनता नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये सेंटर हजारों परिवार की एक उम्मीद साबित होगा। तो 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रत्यक्ष सलोनी से बताया जा रहा है। मनीष तिवारी इसी खबर पर हमारे साथ है। मनीष, क्या है कुछ जानकारी, पूरी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि हृदय रोग पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए जो है
SBI फाउंडेशन के द्वारा जो है 10 करोड़ का सहयोग देने के लिए जो है CGI को कहा गया है। इस घोषणा के बाद जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो बच्चों के हृदय रोग की परेशानियां थी और उसमें जो है अब CGI को जो है काफी फायदा मिलेगा। और ये घोषणा जो है उन लाभार्थियों बच्चे जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो अपना इलाज उनके परिवार के लोग जो इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए ये राशि जो है एक अमृत के समान है। और जिसका जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन ओपनिंग की गई है। और कह सकते हैं कि ये घोषणा एक छोटे छोटे जो बच्चे हैं या गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद योजना जो है देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनीष, पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। लखनऊ से खबर, खनन को लेकर कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 408 करोड़ की राजस्व वसूली लंबे पड़ी है। कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। निगरानी की कमी के कारण राजस्व लंबित है और खनन अधिकारी से उच्चतर अफसरों की लापरवाही देखी जा रही है। बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात में रिपोर्ट में खुलासा और पुल के पास खनन कराया जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट में फिलहाल खुलासा हुआ है। तो नियमों का उल्लंघन कर पुल के पास खनन पट्टे बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खनन को लेकर कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है और इसी के साथ ही 408 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली लंबित पड़ी है। और वहीं निगरानी की कमी के कारण राजस्व लंबित है, ऐसा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और इसी बीच आ रही है राजधानी लखनऊ से खबर, लखनऊ में 2 ACP के ट्रांसफर किए गए हैं। तो वहीं ऋषभ यादव बने ACP अलीगंज, अंकित कुमार को मिली महानगर की कमान। और लखनऊ से आपको खबर बताने जा रहे हैं, खनन को लेकर कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं 408 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली लंबित है, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। निगरानी की कमी के कारण राजस्व लंबित पड़ा है। तो इसका कारण एक बताया जा रहा है कि निगरानी की कमी हुई है। खनन अधिकारी से उच्चतर अफसरों ने की जो लापरवाही है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है रिपोर्ट के माध्यम से। और खनन अधिकारी से उच्चतर अफसरों की लापरवाही। और सलाहकार संपादक के बख्श सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, ये कैग रिपोर्ट कह रही है कि जो निगरानी होनी चाहिए थी जिम्मेदार अधिकारियों की, वो निगरानी नहीं हुई और बड़ा जो ये खुलासा है का जो उल्लंघन है खनन को लेकर के देखा जा रहा है। देखिए बंदना, ये CAG रिपोर्ट जो अब विधानसभा में पेश की गई है उसके अनुसार ये है कि जो लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित किया था उस लक्ष्य से कम 408 करोड़ रुपए की वसूली ये नहीं कर पाए हैं। और वसूली न करने के कारण है कि विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो
ये ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, तो खुद पैसा लेंगे तो वसूली कहाँ से कर पाएंगे। तो छोटे खनन अधिकारी से लेकर के और डायरेक्टर खनन तक इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है। यही वजह है कि जो वसूली तय की गई थी कि इतनी राजस्व की वसूली की जाए, खनन विभाग करे, लेकिन उसमें भी 408 करोड़ रुपए की वसूली जो टारगेट, वो तो टारगेट दिया गया इतना तो कम से कम करना ही है, लेकिन उससे अधिक वसूली की जाए, लेकिन जो टारगेट पूरा होने में वो नहीं कर पाए हैं और 408 करोड़ रुपए की वसूली बाधित हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि एक तो इनका कमांड नहीं है खनन अधिकारियों पर, या विभागीय जो अधिकारी, खनन विभाग के अधिकारी, इनको जो जूनियर अधिकारी, खनन अधिकारी, उससे जो ऊपर अधिकारी हैं, उससे नीचे अधिकारी हैं, उन पे कोई कमांड नहीं है, लापरवाही बरत रहे हैं और अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। यही कारण है कि विधानसभा में जो सीजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, 408 करोड़ रुपए की कम वसूली की गई है। अब शासन सीजी रिपोर्ट पे क्या निर्णय लेता है, अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये आगे आने वाले समय बताएगा। लेकिन ये बड़ा खुलासा सीजी रिपोर्ट में किया गया है, जिससे कि 408 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई है वंदना। बहुत शुक्रिया सर जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायबरेली से है खबर, जहां पर अग्नि सेतु का प्रशिक्षण कार्य शुरू हुआ है और फायर सेफ्टी की जानकारी देने के लिए साप्ताहिक प्रशिक्षण शुरू किया गया। अग्निशमन मुख्यालय सहित स्टेशनों पर कार्यक्रम और 50-50 के बैच में 250 लोगों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। निःशुल्क प्रशिक्षण के बाद प्राइवेट संस्थानों में नौकरी भी मिल सकेगी। भविष्य में अग्नि सुरक्षा अधिकारी पद के लिए आवेदन का मौका भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली 2024 में शासन द्वारा प्रख्यापित की गई है, जिसमें यह प्राविधान है कि विशिष्ट भवनों में वो भवन आते हैं जैसे 500 बेड से ऊपर के अस्पताल, 100 कमरों से अधिक के होटल, या 24 मीटर से ऊपर अनावासीय भवन और 45 मीटर से ऊंचा आवासीय भवन और मॉल मल्टीप्लेक्स। ऐसे विशिष्ट भवनों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा कर्मचारी की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाएगी। उन्हीं के लिए एक प्रशिक्षण चलाया जा रहा कोर्स के लिए ऐसे लोग जो उन संस्थानों में काम कर सकते हैं, उनकी अर्हता निर्धारित मुख्यालय ने की है। और हमारे यहाँ हर ब्लॉक में अग्नि सचेतक 100 बनाए गए थे, तो मुख्यालय द्वारा निर्णय लिया गया कि उन्हें 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण दे करके एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुन लेते हैं। कुनरकी या अन्य, उसमें इन्होंने बीएलओज को चेंज कर दिया। कुनरकी में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी, उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज, और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था, तब हमने लिख के दिया कि सिर्फ एक बिरादरी के ही सारे एसडीएम्स, सारे सीओज और सारे एसएचओज मैनपुरी में पोस्ट किए गए थे, एक ही बिरादरी की, मुख्यमंत्री की बिरादरी की। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव वाले दिन एसडीएम और सीओ गाड़ी लेके चलते हैं, पुलिस और पीएसी उसके साथ होती है। जिस बूथ पे चाहे उस बूथ पे लोगों को दौड़ा के हटा दें और वोट न पड़ने दें, ये काम उनका होता है। बजाय इसके कि ये देखें कि वोट सही तरीके से पड़ रहे, कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है, और वो भी उनका अधिकार नहीं होता है। वोट को चेक करने का अधिकार केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स को होता है।
लेकिन ये सब आपाधापी करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गईं जिसकी लिखित शिकायत हुई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बिना तथ्यों के शिकायत की जाती है, कोई एफिडेविट नहीं दिए जा रहे हैं, वो गलत है पूरी तरीके से। इससे सब लोगों को अपनी अपनी बात, दिल्ली में बहुत बड़ा घपला हुआ, संजय सिंह जी बताएंगे आपको। और हमारे यहाँ तो अभी से फिर वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में, अभी से पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर लिस्ट आप देखिएगा। अगर ठीक जगह पर कुछ हमारे जो ये समझते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हो सकते हैं अधिकारी, उन सबको साइड लाइन करके दूसरे तरह के अधिकारियों को पोस्ट किया जा रहा है। और यही चुनाव के वक्त रहेंगे आगे चल के 27 में। तो ये सारी गड़बड़ियाँ कैलकुलेटेड वे में होती हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है हमारी शिकायतों को। ये हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में यह है कि जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष या ज़्यादा की उम्र, उसका वोट रजिस्टर होगा। अगर उसका वोट रजिस्टर नहीं है तो उल्टी तरफ से पढ़ें तो इसका क्या अर्थ होगा? एनआरसी लागू हो गई। कोई भी दरोगा ये कह दे कि भाई संजय सिंह का वोट नहीं है, इनका वोट नहीं है, तो वोट नहीं है माने ये नागरिक नहीं है देश के। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस गवर्नमेंट का मंशा और इलेक्शन कमीशन का मंशा आर्टिकल 326 के इंटरप्रिटेशन पर देखिए कि बहुत ही गलत है। ये देश के लिए हानिकारक है। गंभीर चिंता की बात है सारे देश के नागरिकों के लिए। जिनका वोट नहीं होगा उनसे सरकारी अधिकारी कोई भी ये कह सकता है कि तुम तो इस देश के नागरिक नहीं हो। तो ये स्थिति है और इसको आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश की जनता को जागृत कीजिए। आप भी केवल सत्ताधारी दल की बात मत सुनिए, विपक्ष की भी बात सुनिए। यही देश को बनाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल यादव जी। जब से राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है, अलग अलग देश के हिस्सों से अलग अलग कहानियां सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरह से इलेक्टोरल फ्रॉड किया गया है। मैं अब मधु को करूंगा, महुआ मोत्रा जी से, जो टीएमसी से हैं और वेस्ट बंगाल से सांसद हैं। Good afternoon, everyone. Thank you very much, all the members of the press, for being here. I'm here as a representative of the All India Trinamool Congress, and I'd first like to begin by saying that on 27th February 2025, the Honorable Chief Minister of West Bengal and Chairperson of our party, Srimati Mamata Ji, was the first person to raise the issue of the duplicate EPIC voter cards. And we first met with the Election Commission on the 6th of March. We wrote a letter. Since then, we have written them 5 letters, submitted a memorandum. The deadline for solving the issue of the duplicate EPIC cards, by their own admission, was the 7th of June. The deadline has since passed. Second, what I come to now, the reason why we are all here is this absolutely shameful and I would say display of puppetry by the Chief Election Commissioner yesterday at the press conference. The job of this Election Commission, which is a constitutional body with a constitutional mandate, is not to attack the opposition. Mr. Commissioner, sir, I will urge that you leave that to your political masters. I'm going to go very quickly, one by one, through some of the points that he raised and rebut them, so we can all see how ludicrous some of these claims were. Number one. और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज से है खबर। 75 बीएलओ 9 सुपरवाइजर कार्रवाई के दायरे में। पंचायती राज चुनाव की तैयारी में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचन नामावली की ड्यूटी से गैर हाजिर मिले अधिकारी और मोबाइल बंद कर गायब थे बीएलओ और सुपरवाइजर। लापरवाही
पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने ड्यूटी से गायब कर्मियों पर शिकंजा कसा है। मथुरा से खबर। स्वास्थ्य विभाग पर राष्ट्रीय ध्वज अपमान का आरोप है। 15 अगस्त को सीएमओ कैंपस में लगाए गए झुके राष्ट्र ध्वज और एएनएम प्रशिक्षण केंद्र की छत पर झुका हुआ राष्ट्र ध्वज पाया गया। झुके राष्ट्र ध्वजों को ना हटाकर रखा जा रहा लगातार और अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय ध्वज की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। वही सीएमओ, एसीएमओ सहित 20 से अधिक कर्मचारी मौके पर मौजूद और बावजूद इसके मौजूदगी के झुके राष्ट्र ध्वज को सही नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल और खतरे में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। अलीगढ़ से खबर। हिंदू महासभा का विरोध प्रदर्शन और यूपी कर्मकार कल्याण बोर्ड की लापरवाही इसमें उजागर हुई, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। 2020 से लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। विवाह और मातृत्व योजना का पैसा भी अटका हुआ है। दिव्यांगों को भी नहीं मिल रही अनुदान राशि। 50-50 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप और लाभार्थियों ने बताई भ्रष्टाचार की कहानी। वही डीएम को सौंपा गया ज्ञापन और कार्रवाई की मांग की गई है। ये श्रम एवं कल्याण बोर्ड का मामला है और उसकी जो अनुदान राशि मिलती है श्रमिकों की मृत्यु होने पर, उनके यहाँ बच्चा पैदा होने पर या विकलांगता होने पर जो अनुदान राशि दी जाती है, श्रम कल्याण विभाग की तरफ से वो अनुदान राशि को रोका जा रहा है लगातार। 2021 से 2022, 2022 से 2023, 2024, 2025 ये कह के रोका जा रहा है कि वहां पर जो है वो बजट नहीं है। कभी कह दिया जाता सर्वर डाउन हो गया है। ऐसे करके इन श्रमिकों को चक्कर लगवाए जा रहे हैं लगातार। ये हार करके बैठे हुए हैं। तो हमने ये माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहे हैं कि क्या वास्तविक स्थिति है, इनकी जांच करें और इनका भुगतान करवाएं। शिकायत ये है कि मेरी पत्नी खत्म हो गई बिजली से। मैंने फार्म श्रम विभाग में अप्लाई किया, पास भी हो गया, आज तक पैसा नहीं मिला। बता देते पैसा ही नहीं है। कितने दिन पहले अप्लाई किया? 2021 की बात है। अभी तक बिल्कुल नहीं कुछ नहीं मिला। और जनसेवा पे प्रधान मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दिया, उसमें भी शिकायत आती है, बजट में पैसा आप आंखों से देख नहीं पाते? नहीं। एक्सीडेंटल हुआ था या शुरुआत से? नहीं, मैं इंटर तक पढ़ा हुआ था, इसके बाद समस्या ये है साहब कि जो है श्रम विभाग में हम जाते हैं, 4 साल हो गए चक्कर लगाते अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम 100 बार हम घूमे, ये कह देते कि बजट नहीं है, कि पैसे नहीं है, हमको अपनी जेब से दें। किस योजना के वो एक फाइल डाली थी हमने जो विकलांगता की, हमारा एक पैर नहीं है। किसी प्रकार की आपसे कोई मांग करी जा रही है? नहीं, मांग फांग तो नहीं, पर ये है कि काम हो जाए हमारा। और दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर, बता देते हैं आपको। सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर भी मुलाकात की दिखा रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उपराष्ट्रपति पद के लिए पीएम मोदी से मिले हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास पर सौजन्य के साथ ये भेंट स्वरूप मुलाकात और उपराष्ट्रपति पद के लिए पीएम मोदी से मुलाकात हुई है। तो प्रधानमंत्री निवास पर मुलाकात हुई है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल से अब उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी एनडीए की रणनीति पर अहम चर्चा भी हो सकती है।
तो सीपी राधा कृष्णन की ये मुलाकात, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं सीपी राधा कृष्णन। तो पीएम मोदी से मुलाकात हुई है और ये भी माना जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चर्चा भी की जाएगी। तो एनडीए के उम्मीदवार बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ये पहली तस्वीर जब उम्मीदवार घोषित हुए सीपी राधाकृष्णन और उसके बाद मुलाकात की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार बने हैं उपराष्ट्रपति पद के दावेदार और पीएम मोदी से सीपी राधाकृष्णन की ये मुलाकात सौजन्य से भेंट स्वरूप ये मुलाकात हुई है। रायबरेली से खबर, सफाई मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन और 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार का भी धरना प्रदर्शन किया गया। नगर पालिका के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 सूत्री मांगों को लेकर के कर्मचारियों का प्रदर्शन, रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश की मांग है। समय से मानदेय दिए जाने की भी मांग ना पूरी होने पर प्रदर्शन की चेतावनी है। धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में पालिका कर्मी और शहर के जलकल कैंपस में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज यहाँ सफाई कर्मचारियों सहित परिषद के विभिन्न अनुभागों के कार्यरत कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये 14 सूत्रीय मांग है, जिसमें अनेकों मांगे जो कर्मचारी हित में हैं वो नहीं पूरी की जा रही हैं, जिसके चलते ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम अगली रणनीति आज ही तय करते हुए ये धरने का स्थगित करेंगे और अगली रणनीति बनाकर हम चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से धरना प्रदर्शन करेंगे। गाजीपुर से खबर, सनबीन स्कूल में छात्र की चाकूबाजी में हत्या। सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज इलाके में हुई घटना। 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा की झगड़े के दौरान मौत और 2 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्कूल और इलाके में फैली सनसनी और बताया जा रहा है कि स्कूल के लोग भी सकते में हैं। मुझे 9:30 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सनबीन स्कूल जो महाराजगंज क्रॉसिंग के बगल में स्थित है, इसमें 2 छात्र ग्रुपों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने चाकू चला दिया, जिससे दूसरे पक्ष का एक छात्र घायल हो गया और घायल होने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। उसको डेड बॉडी को हम लोगों ने भिजवा दिया है हॉस्पिटल, और जो उसमें और भी एक आध लड़के घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जानकारी की जा रही है कि किस वजह से घटना कारित हुई है और परिजनों से ही बात की जाएगी और उसके अनुसार हम इसमें अग्रिम विधिक कार्य करेंगे। ये स्कूल के बच्चे थे, शायद उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुई हो। हमारे पास एक बच्चा जो आया वो ब्रॉड डेड था, बाकी 2 बच्चे को गंभीर चोट लगी थी। एक के हाथ में लगी हुई है और एक के थाई में लगी हुई थी। दोनों बच्चे भी स्वस्थ हैं, लेकिन उनको वार्ड में भर्ती रखा गया। और आगरा से खबर बता रहे हैं, जहां पर धौलपुर के चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। यहां वारदातों को अंजाम देता था गैंग और धौलपुर ले जाकर के चोरी का सामान भी बेचा करते थे। 2 गिरफ्तार हुए हैं फिलहाल और 3 सदस्य फरार हैं। 4 अप्रैल गैंग ने अंजाम दी थी ये पूरी वारदात 4 अप्रैल को, और नकदी आभूषण के साथ ही राइफल भी चोर ले उड़े थे। लाइसेंसी शस्त्र, ज्वेलरी, नकदी भी बरामद की गई है। थाना कागा रौल के मसेलिया गांव की ये वारदात थी।
कानपुर में हीरा पन्ना गेस्ट हाउस को गिराया गया है। अनियंत्रित तरीके से निर्माण कैंटोनमेंट बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की और गेस्ट हाउस सड़क तक घेर रखा था। अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद रहे। बुलडोजर के साथ पहुंची टीम और पुलिस जवान भी कार्रवाई में शामिल रहे। एक अधिवक्ता भी उस दौरान मौजूद था। मैनेजर ने बिना नोटिस तोड़ने का आरोप भी लगाया है। कैंट थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण का ये मामला है। बाराबंकी की थाना जैतपुर पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट और चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से कॉपर वायर, 5 मोबाइल फोन, नकदी और चोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुभाष चौहान, रानू सिंह और अनवर अली के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी रितेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे खुलासे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरोह इलाके में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। प्रेस वार्ता में क्षेत्राधिकारी सदर सौरभ श्रीवास्तव भी मौजूद रहे और पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूरे गैंग का नेटवर्क उजागर किया जाएगा। व 14 अगस्त की रात में थाना जैतपुर अंतर्गत एक निर्माणाधीन फ्लोर मिल में जो है 2 जनरेटरों में जो है चौकीदार को बंधक बनाकर जो है लूटपाट की घटना कारित की गई थी। इस घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सर्विलांस स्वाट और थाना जैतपुर की पुलिस को संयुक्त टीम लगाई गई थी। संयुक्त टीम ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया है तथा इसमें घटना कारित करने में शामिल 2 अभियुक्त सुभाष चौहान निवासी मसौली बाराबंकी, रानू सिंह निवासी थाना कोतवाली बाराबंकी और इनको गिरफ्तार किया है। लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को विधानसभा भवन के बाहर से रोजगार रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये यात्रा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के युवाओं से संवाद करेगी और उन्हें रोजगार मेले की जानकारी देगी। मंत्री अनिल राजभर ने बताया है कि 26 से 28 अगस्त तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार मेला महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें से देश भर की 100 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और उन्होंने आयोजकों को धन्यवाद भी दिया और कहा कि यह अभियान प्रदेश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, आज रोजगार रथ यात्रा शुरू हुई, क्या इसका उद्देश्य? रोजगार मिलने की संभावना है? उद्देश्य है, देखिए, सबसे पहले तो मैं BCS और इकोनॉमिक टाइम्स के लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो संकल्प है हर हाथ को काम देने का, उसमें योगदान करने के लिए हमारी ये दो ग्रुप आगे आए हैं और 50,000 लोगों को रोजगार देने का एक कार्यक्रम इन लोगों ने बृहद पैमाने पर बनाया है। सरकार के सहयोग से बनाया है इन्होंने। आज यहाँ से रथ हम लोगों ने छोड़ा है। ये रथ प्रदेश के हर जनपद में जाएगा। वहाँ के युवाओं से, बेरोजगारों से सबसे संवाद लोग करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे
26, 27, 28 में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो बृहद रोजगार मेला हो रहा है, जहां 100 कंपनी देश और दुनिया की जिसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, उससे लोग जुड़ें और इस अवसर का लाभ उठावें। 10,000 लोगों को उस दिन रोजगार से जोड़ने का कार्यक्रम है, 2,000 लोगों को अनिवार्य रूप से देश के बाहर रोजगार देने का कार्यक्रम है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उससे जुड़ें, इस मौके का लाभ उठावें। इस रथ को भेजने का के पीछे का मकसद हम लोगों का यही। सर, कल जो इलेक्शन कमीशन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब विपक्ष के जो नेता हैं तमाम लामबंद हो रहे हैं और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर। कुछ नहीं, उनके बस में कुछ नहीं है, कोई बात उनके पास नहीं है, कोई तथ्य उनके पास नहीं है, कोई प्रमाण उसके पास नहीं है। बेशर्मों की तरह बात कर रहे हैं। जब 100 बार चुनाव आयोग ने कहा है, कल भी कहा, अभी भी 7 दिन का समय है, आपके पास कोई प्रमाणित तथ्य है तो आप हमारे पास आइए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, और अगर नहीं आ सकते हैं तो देश से माफी मांगिए। बिल्कुल, हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन लगातार उन पर जो है उनसे बात करना चाह रहा है, उनसे समय दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो सिर्फ आरोपों तक सीमित हैं। दूसरी ओर जो रोजगार रथ निकला है वो कहीं ना कहीं तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उनसे संवाद करेगा और संवाद के तहत आने वाले समय में उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलंदशहर से है खबर। रामघाट क्षेत्र में मां वीरांगना अवंतिका बाई लोधी के जन्मदिन पर निकाली गई यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यात्रा के दौरान आयोजकों और पुलिस के बीच हुए कथित दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वीडियो में पुलिस पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए, जिसके बाद एसएसपी ने मामले की जांच एसपी देहात तेजवीर सिंह को सौंप दी है। पुलिस के मुताबिक जुलूस बिना अनुमति के निकाला गया और उसमें तलवारें भी लहराई गईं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। पुलिस ने आयोजकों को थाने बुला करके हिदायत दी, जिसके बाद यात्रा को आगे बढ़ने दिया गया है। वहीं आयोजक ने पुलिस पर गलत व्यवहार का आरोप लगाते हुए वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया है। थाना रामघाट क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक जुलूस मां वीरांगना अवंतीबाई जी के जन्मदिन के अवसर पर बिना अनुमति निकाला जा रहा था एवं उसमें कुछ युवकों के द्वारा नंगी तलवारें लहराई जा रही थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी रामघाट के द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम नगला कोठी पहुंचकर जुलूस में तलवारें लहरा रहे 2 युवकों को तलवारों सहित व जुलूस के आयोजक को थाने लाया गया। उनकी तलवारें थाने पर जमा कराने के उपरांत युवकों को बाद हिदायत जुलूस में शामिल होने दिया गया। इस संबंध में आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर एक युवक के द्वारा पुलिस पर दुर्व्यवहार किए जाने के कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं। और वहीं बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बड़का गांव में सट्टा और खाईबाड़ी का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया है। वहीं दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर महिला सहित परिवार के 6 सदस्यों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों को बड़ौद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित आनंद के परिवार ने गांव में चल रहे सट्टे और खाईबाड़ी का विरोध किया था और जिसके चलते दबंगों ने हमला कर दिया है। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और जिसमें से दबंगों की बर्बरता साफ तौर पर देखी जा सकती है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान में जुट गई है।
हरदोई में गंगा नदी के उफान ने तटीय गांव में भारी तबाही मचा दी है। बिलग्राम तहसील के म्योरा और कटरी छिबरामऊ जैसे गांव में हालात बेहद खराब हैं। कई परिवार छतों पर शरण लिए हुए हैं ताकि जबकि भोजन और पानी तक की सुविधा उन्हें नहीं है। प्रशासन सोशल मीडिया पर राहत वितरण के दावे कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि मदद सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। न तो पर्याप्त भोजन पहुंचा है, न ही स्वास्थ्य सेवाओं की कोई व्यवस्था नजर आई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सवाल उठता है कि आपदा के इस घड़ी में भी सरकारी मशीनरी दिखावे से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। फिलहाल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हजारों लोग प्रशासनिक मदद के लिए उनका इंतजार भी कर रहे हैं। पानी अब घट रहा है या बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। जो तहसील प्रशासन बिलग्राम से जो सहायता मिलती है कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला। किस गांव की आप रहने वाली हैं? कटरी छगरा में। बड़ी रहो है। और जो तहसील से जो राहत सामग्री बट रही है क्या वो प्राप्त हो रही है? नहीं, वो मिलता ही नहीं है। जो बाढ़ वाले के लिए कुछ मिल रहा है वो आपको नहीं मिला? मेरा तरीका में तो हमें लोग नहीं मिल कुछ नहीं मिलता। समस्या ये है कि घरों में पानी भरा है, जो कि सरकार की तरफ से सहायता आती है मिलने वाली, वो सब कटरी बिछोइया में जाती है। आज तक छिबरामऊ के नाम पे ये कटरी सोनारीपुरा में अभी तक कोई हम लोगों को सहायता नहीं मिली है। और जनपद इटावा में अग्निशमन विभाग ने मुख्यमंत्री की प्रमुख योजना अग्नि सचेतक का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। और इस योजना के तहत 800 बेरोजगार युवाओं को अग्नि सुरक्षा से जुड़ी विशेषज्ञता दी जाएगी। और प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी वॉलेंटियर को अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज, स्कूल, मार्केट, मॉल सहित विभिन्न गैर सरकारी संस्थानों में अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। फायर ऑफिसर प्रेम शर्मा ने बताया है कि प्रशिक्षण में अग्नि सुरक्षा के सभी आवश्यक बिंदुओं को शामिल किया गया है ताकि प्रशिक्षित वॉलंटियर आपदा से निपटने में कुशल बन सके। जब वहां जाएंगे तो उसमें धुआं लगाते हैं, जैसे चाहे अगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक अग्नि और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्राइवेट संस्थानों में कम से कम घटनाएं हों, उसके प्रचार प्रसार के लिए एक योजना अग्नि सचेतक योजना नाम से चलाई गई। इसमें हमने यहाँ जनपद इटावा में 8 ब्लॉकों में लगभग 800 फायर वॉलंटियरों को पहले से पूर्व 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें हर ब्लॉक में 100 लगभग अनुमानित फायर वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं हमारे यहाँ। उसके बाद पुनः एडीजी महोदया के आदेशानुसार और राज्य स्तर से, मुख्यालय स्तर से 7 दिवसीय प्रशिक्षण स्टार्ट किया गया है, जिसमें हर ब्लॉक से 100 फायर वॉलंटियरों को प्रशिक्षित करने की योजना है। आज काफ़ी संख्या में हमारे सहपाठी लोग आए हुए हैं, जिन्हें हमारे द्वारा 7 दिवसीय कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र स्थित लाजपत नगर में रविवार सुबह लोटस हॉस्पिटल के बाथरूम में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। फॉरेंसिक टीम ने जांच के दौरान नशे का इंजेक्शन भी बरामद किया। मृतका बिहार के सीवान गोपालगंज की रहने वाली थी और पिछले 5 साल से कानपुर में अपनी मुंह बोली मां के साथ रह रही थी। युवती की मौत की जांच के लिए पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। मृतका की मां ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप अपनी मुंह बोली मां पर लगाया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण जो आप बता रहे हैं सामने आया है। इस महिला की बॉडी को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। बताया जाता है कि ये 1 महीने पहले इसने आया के रूप में यहाँ ज्वाइन किया था और वो मूलतः बिहार के रहने वाली चांदनी उसका नाम है। SHO से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि इसके संबंध में भी कोई न तहरीर आई है, न कोई जानकारी प्राप्त हुई है। तो सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बॉडी लेकर के उसकी मां आई थी, वो बिहार इसको लेकर चली गई हैं। अभी हम लोग की तफ्तीश जारी है।
मथुरा में यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नदी का जलस्तर फिर से तेजी से बढ़ रहा है, जिससे यमुना से सटे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और नौझील क्षेत्र में लगभग 10 दिन से पानी का स्तर बढ़ा है और यमुना का पानी गांव के आसपास तक फैल चुका है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें भी पानी में डूब चुकी हैं, जिससे पशुओं के लिए चारे की भी भारी किल्लत हो रही है। जल बढ़ रहा है, करीब हफ्ता भर पहले भी जलस्तर बढ़ा था। काफ़ी लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी ताजेवाला बांध से छोड़ा गया है। हमारी पूरी तैयारी है, हमारी बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं, वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, सिंचाई विभाग के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग सब सक्रिय हैं। हमने सबके खाने पीने की तैयारी की हुई है, गाँव में मुनादी करा दी गई है। अगर किसी को वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना पानी आएगा उसे किसी को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।